गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि आपको जो फॉर्मूला हमने डिवाइस किया है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग में, एक बार फिर वो आपको याद करवा दूं, क्योंकि मार्केट ने आज फॉल किया है। हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल, ये मॉडल हमने डिवाइस किया है और कैप्चरिंग द लॉगरिथमिक स्केलिंग पैटर्न, हमने लॉग का इस्तेमाल किया है बिटवीन कैपिटल सी एंड बियरिश डे इन्वेस्टमेंट आई। बहुत सिंपल है, आपने इसके मैथमेटिकल जागरण में नहीं जाना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट सी है, कैपिटल सी डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय आई बियरिश डे, इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास 2500 रुपये है और आज मार्केट गिरी है। और आज कौन से स्टॉक गिरे हैं? आज हैवी वेट जो स्टॉक हैं वो फॉल किए हैं। हैवी वेट स्टॉक का मीनिंग क्या हुआ कि जो निफ्टी 50 जो है हमारा इंडेक्स, इसके जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, टॉप 10, इनको बोला जाता है हैवी वेट। और हैवी वेट क्यों बोलते हैं कि मान लीजिए ये है निफ्टी 50 स्टॉक है इसमें। इन 50 को मैंने एक वैल्यूएशन दी और मैंने बना दिया 1000 पॉइंट का। जो नंबर 1 पे है रिलायंस को मैंने वैल्यू दे दी 120 की। एचडीएफसी बैंक इसको मैंने वैल्यू दे दी 110 की। टीसीएस इसको मैंने वैल्यू दे दी मान लीजिए 105 की। तो जो टॉप 10 होंगे उनकी वैल्यू 500 से ऊपर चली जाएगी ना, तो इसीलिए उनका नाम रखा जाएगा हैवी वेट। तो जो हैवी वेट स्टॉक हैं वही आपने खरीदने हैं। तो हैवी वेट स्टॉक जब भी बियरिश डे होगा, तो मान लीजिए आपके पास 2500 रुपये है आपके पॉकेट में, बिल्कुल मतलब वो पैसे आपको जरूरत नहीं है उनकी, वो आपकी सेविंग में है। तो उसमें से 500 रुपये आज आपको खरीदने थे स्टॉक। और 500 रुपये में कैसे स्टॉक खरीदना है वो सारा मॉडल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपये आपकी पॉकेट में थे, अब तो आपको 5,000 रुपये के खरीदने हैं। ये देखिए, डिवाइडेड बाय 5, सी इज योर कैपिटल डिवाइडेड बाय 5 और आई बियरिश जिस दिन मार्केट फॉल करेगी। तो मान लीजिए आपके पास 2.5 लाख रुपए थे, तो आपको 50,000 रुपये आज बाई करना था। यहां पे मान लीजिए आपके पास 25 लाख रुपीस है, तो आपको 5 लाख रुपए की बाइंग करनी थी आज। मान लीजिए आपके पास 2.5 करोड़ रुपए था, तो आपको 50 लाख की बाइंग करनी थी। अगर आपके पास 25 करोड़ रुपए है, तो आपको 5 करोड़ रुपए की बाइंग करनी है। दिस इज द फॉर्मूला। ये मैंने बिल्कुल बिलो एवरेज इंडियन से लिया हुआ है और यहाँ पे HNI, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, वो भी इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज का इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट करते हैं हम, कि क्या हमारी स्टॉक मार्केट आज किस प्रकार से रही। तो आइए इसकी रैप अप करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का। कैसी रही आज मार्केट परफॉर्मेंस? हल्की सी पॉजिटिव थी मॉर्निंग में, फिर नेगेटिव गई, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव ब्रेथ के साथ बंद होती है। और क्या कारण रहे भारत की स्टॉक मार्केट नेगेटिव में क्यों रही? अनसर्टेनिटी ओवर यूएस टैरिफ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फार्मास्यूटिकल एंड आईटी इंडियन कंपनीज। बिल्कुल अनसर्टेनिटी है कि 2 अप्रैल है, क्या होने वाला है यूएस में, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया है कि टैरिफ तो लगेंगे। हर रोज उनसे व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पूछा जाता है, वो कहते हैं टैरिफ तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। बीच में कुछ न्यूज़ आ रही है कि कईयों को वो एग्जम्पशन देने वाला है, फिर कई बार वो बोलेगा कि चलो आपको 30 दिन का टाइम दिया, मैं मई में इसको लगाऊंगा। तो अनसर्टेनिटी है। और एक बात आप याद रखिए, स्टॉक मार्केट डरपोक लोगों का गढ़ है, याद रखिएगा आप। एकदम जो डरपोक लोग हैं, अगर मैं आपको ना एक साइंटिफिक मैनर में डिफाइन करके बताऊं ना हिंदू वर्ण सिस्टम को, तो उसमें ब्राह्मण आएगा, उसमें क्षत्रिय आएगा, उसमें वैश्य आएगा, उसमें शूद्र आएगा। तो सबसे ज्यादा जो बिजनेस करते हैं, जो हम हिंदू वर्ण सिस्टम को देखें तो वैश्य करते हैं, जो बनिया कम्युनिटी है। तो वो आपने कभी देखना झगड़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन बिजनेस में है। जबकि आप क्षत्रिय जो होंगे, जो राजपूत होंगे, वो लड़ने भिड़ने के लिए सब तैयार रहेंगे।
तो मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ पे कहाँ हैं, इसी बनिया कम्युनिटी के हैं। तो ये इन लोगों को क्लैरिटी पसंद है। ये जो अनसर्टेनिटी डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने क्रिएट कर रखी है, इससे मार्केट, हमारी मार्केट नहीं पूरी दुनिया की मार्केट में ये हाल है। प्रॉफिट बुकिंग इन हैवी वेट स्टॉक्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे वहां पे हुई। और सैंक्शंस ऑन वेनेजुएला एंड इरानियन ऑयल एक्सपोर्ट, वेनेजुएला के ऊपर और ईरान के साथ डोनाल्ड जे ट्रंप साहब का बहुत ही स्पेशल प्रेम है और उन्होंने एक ऐसी मेस क्रिएट कर दिया वहां पे, और हुतीज वो बीच में आ गए हैं वहां पे। यमन के ऊपर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उसका स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क है, खासकर ऑयल, क्रूड ऑयल के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया 90% अपने क्रूड ऑयल का क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो इसीलिए अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए जी, हमारे पास डाटा आता है एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट इस डाटा को देता है 26 मार्च, मतलब आज ये डाटा आता है यूएस में। और फोरकास्ट था -2.5 मिलियन। माइनस का मीनिंग कि वो ऑयल अभी उन्होंने ड्रिल करना है, उसकी बुकिंग पहले आ गई है। आया कितना, -4.6। अब आप पूछेंगे कि अमेरिकन ऑयल की ये मांग कहां से बढ़ गई, जबकि अमेरिकन इकोनॉमी का डाटा तो अच्छा आ नहीं रहा है। तो फिर उनको ऑयल की डिमांड कैसे बढ़ गई, आपको सोचना चाहिए इस पॉइंट को। अगर इकोनॉमी वहां बहुत अच्छी होती, फैक्ट्रीज में काम हो रहा होता बहुत ज़्यादा, तब तो ऑयल की ज़रूरत पड़नी थी, क्रूड ऑयल की। लेकिन क्रूड ऑयल की वहाँ पे ज़्यादा मांग बढ़ गई। कारण है इंडिया जो चैंपियन बना फिरता है ना चारों तरफ, ऑयल का बायर, क्योंकि हम ही हैं दुनिया में। अगर डी फैक्टो नंबर 1 के ऊपर चाइना है, नंबर 2 पे हम हैं सबसे ज़्यादा बायर क्रूड ऑयल के। ये जो टैरिफ वॉर है ना, वो हमने बड़ी चालाकी की है इंडिया ने। वहाँ पे हमने अमेरिका को बोल दिया, देखिए जी हम खरीदते थे सऊदी अरेबिया से, मिडिल ईस्ट से हम बहुत ज़्यादा तेल खरीदते थे। हमने बोला भाई अब देखो हम हमारे ऊपर तो सैंक्शन लगा देंगे यूएस से। तो इन सैंक्शन से बचने का तरीका है कि जनाब हम आपके यहाँ से ऑयल खरीदेंगे। यही यूरोप ने किया, यही अफ्रीका ने किया, यही साउथ अमेरिका ने किया, और इसीलिए ये आया -4.6 मिलियन। इसका मतलब है मिलियन बैरल में कैलकुलेट करते हैं इसको, और एक बैरल में 155 लीटर होता है, याद रखिएगा आप। तो 4.6 मिलियन बैरल ये अभी वो ड्रिल करेंगे, उसके बुकिंग ऑर्डर पहले आ गए हैं। तो ये है पॉजिटिव, तेल की डिमांड बढ़ी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी आपको बताऊंगा। बैंक ऑफ जापान ने इन्फ्लेशन डाटा दिया, कहाँ का, जापान का, 2.2%, 2.2%, 2.2%। पिछला भी 2.2% था, फोरकास्ट भी उतना आया, एक्चुअल भी उतना आया। इसीलिए जापान दुनिया में एक बहुत शानदार देश है। वो चोर, ठग, बेईमान, मैनिपुलेटर उनका देश नहीं है। हमारे यहाँ तो डाटा को जैसे मर्जी फज कर दो ना आप, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। लेकिन जापान इसीलिए इतनी सक्सेसफुल इकोनॉमी है, छोटा सा देश, छोटी सी वहाँ पॉपुलेशन, और भारत से बड़ी इकोनॉमी, अपने आप में विडंबना है ये। अब ये जो क्रूड ऑयल का यहाँ पे है, और क्रूड ऑयल ये देखिए, ये है, ये ब्रेंट क्रूड है, ये WPI क्रूड है। तो WPI क्रूड और ब्रेंट क्रूड देखो आप दोनों, ये एक ही दिन का डाटा लेके आया हूं मैं, दोनों राइज किए हैं। और इसके राइज करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है सैंक्शन ऑन वेनेजुएलन एंड इरानियन ऑयल। जो वेनेजुएला साउथ अमेरिका में कंट्री है, क्योंकि इसकी जो बेसिक थीम है वो है कम्युनिस्टिक और सोशलिस्टिक कंट्री। और जो अमेरिका में अभी रिपब्लिकन सरकार आई है वो है हार्ड कोर कैपिटलिस्टिक। और इनकी टसल हमेशा वेनेजुएला के साथ रहती थी। इन्होंने अपने इलेक्शन में ही बोल दिया था कि मैं वेनेजुएला को बिल्कुल कंगाल करके छोड़ूंगा। और वेनेजुएला का जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग है दैट इज ऑयल, इन्होंने बोल दिया कि जिस देश ने वेनेजुएला से खरीदा उसके ऊपर मैं डबल सैंक्शन लगाऊंगा। भारत बहुत बड़ा हिस्सा तेल का इनसे खरीदता था, क्योंकि ये हमें थोड़े सस्ते रेट पे देते थे, और ये उल्टा हमसे बहुत कुछ बाई करते थे। तो अब हम भी फंस गए। ईरान से इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल खरीदता था, अब उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दी। तो भारत के साथ तो बहुत बुरी हो रही है आज की डेट में, कि हमें अब वो तेल खरीदना पड़ेगा यूएस से। तो कहाँ, हमारे पड़ोस में ईरान है, वहाँ से हम तेल लेते। अब हमको क्रूड ऑयल लेने जाना पड़ेगा कहाँ, अमेरिका में, कितने दूर है वो।
तो जो स्थिति है भारत की ना वो बहुत दयनीय है आज की डेट में। और इन अटैक की वजह से, और साथ में यमन में अटैक शुरू कर दिए हैं हुतीस विद्रोही हैं वहाँ पे, जिनको ईरान सपोर्ट करता है। और इन विद्रोहियों के ऊपर अटैक कौन करता है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम का देश है, जो आपका ईरान है वो शिया का। तो ये शिया और सुन्नी की लड़ाई है जो यमन के अंदर चली गई है। अमेरिका भी इसमें कूद गया। और रेड सी में जब अटैक होंगे तो दुनिया का 50% जो ऑयल है वो रेड सी से क्रॉस करता है, और रेड सी से क्रॉस करने वाला ऑयल हैम्पर होगा, इसलिए ये प्राइसेस ऊपर को बढ़े हैं। तो आई होप कि क्रूड ऑयल क्यों बढ़ा है वो आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल के रेट अगर इंक्रीज होते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारा किसके ऊपर होगा? एविएशन सेक्टर के अंदर होगा, हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर होगा। तो इन दो सेक्टर के ऊपर हमारा बहुत सारा नुकसान होगा, और ये नुकसान हमको हमारे Q4 के रिजल्ट, जीडीपी के रिजल्ट है वहां पे देखने को मिलेगा। तो भारत के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। अब चलिए, जिसके कारण एक्चुअल में हमारी स्टॉक मार्केट गिरी है और कंफर्म हो चुका है कि स्टैगफ्लेशन जो है ना वो आ सकती है यूएसए के अंदर। स्टैगफ्लेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 क्वार्टर में, Q1 एंड Q2 जो भी दो क्वार्टर्स में अगर जीडीपी माइनस में चली जाती है और Q3 भी माइनस से स्टार्ट होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन की चांसेस यूएसए में बढ़ गए हैं आज के डेटा के बाद, और स्टॉक मार्केट ने इसको पढ़ लिया। लोगों ने फटाफट 7 दिनों से स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी, जल्दी से आज स्टॉक बेचे और अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि अब वो कहावत आ रही है ना इंडिया में कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो उसको लगा कि जितना प्रॉफिट किया मैंने 7 दिनों में उसको अंदर करूं और प्रॉफिट बुकिंग करूं। अब देखिए आप, यूएस में सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कितना है यूएस में? 100 था फरवरी में, ये फरवरी का डाटा है। 94.2 का जो फोरकास्ट था आया 92.9, इट इज नेगेटिव। और ये बहुत अच्छा डाटा है। कॉन्फ्रेंस बोर्ड है एक उनका, वो डाटा इकट्ठा करता है मार्केट से, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ओपन फ्री ट्रेड मार्केट कौन सी है? जो रियल कैपिटलिज्म है, दैट इज यूएसए। तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कैपिटलिज्म को और प्रोफेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। ये देखिए, यहाँ मैं चार्ट भी लेके आया हूँ उनके कॉन्फिडेंस का। तो इनका जो कॉन्फिडेंस है ये देखिए आप यहाँ, जब से ये देखिए आप यहाँ कंफर्म हो गए थे इलेक्शन डोनाल्ड जे ट्रम्प। ऐसा हो सकता है कि हम वीलॉग बनाएं और उसमें ये महानुभाव ना उसमें बीच में एंटर करे। डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब जब से आए हैं तब से मार्केट का कॉन्फिडेंस जो है ना, वहाँ की मार्केट का कॉन्फिडेंस नीचे गिर रहा है। ये देखिए 4 महीने से रेड के अंदर है, यहीं से हमको पता चला है। और यूएस न्यू होम सेल्स, ये नंबर आता है, वीकली नंबर आता है वहाँ पे यूएस सेंसस ब्यूरो का। प्रीवियस था 664,000, उम्मीद थी 682, आया 676। पिछले महीने से तो ज्यादा आया, लेकिन जितना फोरकास्ट था उससे फॉल किया। तो यूएस के अंदर, यूएस में बस ये रीजन है, ये देखिए सामने, यूएस के अंदर नंबर 1 कॉन्फिडेंस इंडेक्स वो नेगेटिव में चला गया, और साथ में न्यू होम सेल ये भी नेगेटिव में, मतलब फॉल की, ये भी वहां पे फॉल की। दोनों चीजें नेगेटिव मतलब फॉल, एज पर से नेगेटिव में नहीं गया लेकिन फॉल किया दोनों वहां पे। और इससे अमेरिकन इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन का खतरा है। और आप याद रखिए, 2 इंडस्ट्री, इंडिया की जो 2 इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली उनसे लिंक करती है, एक है फार्मा, वो भी नेगेटिव आज उसने बिहेव किया, बहुत ज्यादा नेगेटिव, और एक है आईटी, इसने भी नेगेटिव बिहेव किया। मैं 2 वीलॉग आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, आई होप वो वीलॉग आप जरूर देखिएगा। वो जो वीलॉग मैं बना रहा हूं वो नंबर 1 में बना रहा हूं, चाइना एज ए डेस्टिनेशन फॉर स्टॉक इन्वेस्टिंग। चाइना में
क्यों दुनिया इन्वेस्ट करने जा रही है और कर रही है आज की डेट में, क्या फैक्टर है। इतने सालों से चाइना नेगेटिव में था, चाइनीज स्टॉक मार्केट अचानक क्या हुआ कि पॉजिटिव में चली गई। एक 15-20 मिनट का वीलॉग यहाँ पे बनेगा। और दूसरा, इंडियन आईटी की जो कंपनीज हैं वो क्यों, जो जेन एआई है, जनरेशन नेक्स्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको क्यों फॉलो नहीं कर पा रही है और क्यों हमारी आईटी कंपनी जो है लैग करने की संभावना है उनको। इसके ऊपर दो जो लोग हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल दिया था, ये भी वॉल स्ट्रीट जर्नल से निकाला है मैंने, तो उसको हम एनालाइज करेंगे। और मॉर्गन स्टैनली की और जेफरी की रिपोर्ट आई है चाइना के ऊपर, तो उस भी लॉग को हम बहुत डेप्थ में बनाएंगे। ये देखिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने एफओएमसी की यूएस की मीटिंग का वीलॉग बनाया है, जरूर देखिए। टैरिफ वॉर, ये किसके ऊपर है, ये टैरिफ वॉर है, ये पिछले वाले टैरिफ वॉर है। कनाडा, उसके बाद मेक्सिको और उसके बाद चाइना, इन 3 देशों के ऊपर टैरिफ लग चुका है। ये तो लगभग बर्बादी की कगार पे हैं दोनों, क्योंकि इनसे हो कुछ नहीं रहा है गप्पों के सिवा। चाइना ने खुद को मैनेज कर लिया है, ये सेकंड को हम एक्सप्लेन करेंगे। और आज इंटरनेशनल मार्केट में निकेई जो है पॉजिटिव में रहा, हैंग सेंग पॉजिटिव में रहा। इसके कारण इनका येन जो है वो फॉल किया है, और येन फॉल हुआ तो एक्सपोर्ट बढ़ा है उनका। पिछले कल वाले वीलॉग में मैंने डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। हैंग सेंग में टेक बाइंग हुई है, वहाँ पे टेक कंपनी की बाइंग, और मेनली एआई की जो कंपनी है उनमें बाइंग हुई है। और ये जो दोनों इंडिसेस हैं पॉजिटिव में रहे। भारत के इंडिसेस बहुत बुरी तरह से फॉल किए, दोनों इंडिसेस। मेन कारण मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे चलते हैं, निफ्टी का टेक्सचर देखते हैं, निफ्टी के ग्राफ का टेक्सचर। और ये देखिए निफ्टी का जो ग्राफ है, सुबह हल्का सा यहाँ तक आता है वो इस पर्टिकुलर जोन में 11 बजे, और 11 AM के बाद स्टेडी फॉल, एकदम फॉल। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कल वाले फॉलिंग चैनल पैटर्न, इसके ऊपर मैंने वीलॉग बनाया है। इस पैटर्न को आप जरूर देखिए, उस वीलॉग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूं उसको। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप इस फॉलिंग चैनल पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी ना वो शैलो है ना कंफर्म हुआ है, तो दोनों नहीं हुआ है। कल अगर वो फॉल करता है तो हमको पता चल जाएगा कि वो शैलो था, और अगर ऊपर को जाएगा तो पहली कंफर्मेशन आ जाएगी। तो कल मैं दोबारा इसको लेके आऊंगा आपके लिए। इंडिया विक्स आज की डेट में फॉल करता है ये, और अच्छे कंफर्टेबल जोन में है। इंडिया विक्स इज लेस देन 15, तो लो वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी इन स्टॉक मार्केट बिल्कुल लो है, तो कोई बहुत बड़े खतरे की संभावना नहीं है। तो मार्केट मैसिवली फॉल या राइज नहीं करेगी, डोंट वरी। आज हमारी स्टॉक मार्केट गिरने का एक कारण ये भी रहा, ये जो डॉलर है ये स्ट्रांग हुआ, रुपी जो है वो वीक हुआ। और यहां मैंने आपको DX बाई डॉलर इंडेक्स ये समझाया हुआ है कि डॉलर वर्सेस 1 से लेकर 6 करेंसीज हैं वर्ल्ड की, उनके साथ कैसे इसका व्यवहार रहता है। और अगर ये डॉलर स्ट्रांग होगा तो इंडियन रुपी कमजोर होगा। तो एक टाइम में तो इसने 85, ये देखिए आप इस जोन में चला गया था 85.90 के थोड़ा सा नीचे, लेकिन उसके बाद ये लास्ट में बंद हुआ 85.68 में। तो इसका भी मार्केट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। डॉलर इंडेक्स हल्का सा लास्ट में सेटल हुआ यहाँ पे, लेकिन 104 के रेंज में चला गया, जो कि भारत के लिए नॉट अ गुड न्यूज। और ये मैंने आपको समझाया है, क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड वो बढ़ जाती है अगर ये डॉलर ऊपर को जाता है, और ये बढ़ जाएगी तो FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो आईटी की कंपनीज है हमारी वो आज फॉल की हैं। टेक महिंद्रा को देखिए आप 2%, ओरेकल फाइनेंशियल्स 1.0, इन्फोसिस 1.81, टाटा कंसल्टेंसी 0.81। तो जो हमारी आईटी कंपनीज हैं ये फॉल की हैं। अनसर्टेनिटी इन यूएस टैरिफ, ये देखिए ये अमेरिका का टैरिफ है। ये टैरिफ वॉर 2 अप्रैल को फोर्स में आ जाएगी, और उससे आईटी हमारा सेक्टर डरा हुआ है। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा फार्मा का। सिप्ला देखिए 2%, डॉक्टर रेड्डी लैब
1.40, सन फार्मा 0.83, ल्यूपिन 0.76। जो फार्मा का सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है टू यूएस। अगर यूएस ने इसके ऊपर टैरिफ लगाए तो भारत को नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत खतरे की घंटी है यूएसए के लिए। अगर आपने टैरिफ लगाया तो मेडिसिन कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी यूएसए के अंदर, और बहुत बड़ा एक विद्रोह वहां पे पनप उठेगा डोनाल्ड जे ट्रंप के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे भी एक समझने वाली बात यह है कि जो डी जे ट्रंप साहब की पार्टी है ना, वो है रिपब्लिकन, इट इज ऑफ रिचेस। तो उनको ना थोड़े प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वहाँ फर्क पड़ेगा डेमोक्रेट्स को, क्योंकि वो है वहाँ पे आम आदमी की पार्टी, उसको वहाँ पे फर्क पड़ेगा। वहाँ पे अगर फार्मास्यूटिकल महंगे हुए। और अब जो है मैं आपको FIIs का डाटा बताना चाहता हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। ये देखिए पिछले कल 5371 करोड़ ये FIIs ने बाइंग की 20, 21, 24, 25 ये वर्किंग डेज हैं। इन वर्किंग डेज में FIIs जो है वो नेट बायर है भारतीय स्टॉक मार्केट में। 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इन्होंने बाइंग की। और ये जो हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ी है ये FIIs की बाइंग से ही बढ़ी है। और आप याद रखिएगा FIIs की बाइंग से ही हमारी मार्केट ऊपर को जाती है। जितने ये इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, ये जो सारे इंटरनेशनल इवेंट मैं आपको करवाता हूँ, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये मैं सारे इवेंट क्यों लेके आता हूँ, क्योंकि इनका डायरेक्ट फर्क पड़ता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। और इसीलिए मैं ये सब आपको डिटेल में समझाता हूँ। और आई होप कि आपको आज का जो वीलॉग है हमारा वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप इसको कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या कमी रही, ताकि जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारी टीम है वो इस पे इम्प्रूवमेंट ला सके। शेयर करिए इस कंटेंट को, क्योंकि हमारा ये मानना है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में कि जो अच्छा कंटेंट है, अच्छी नॉलेज है, वो फ्रीली मिलनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए वो। इसी हैप्पी नोट के ऊपर आज का वीलॉग खत्म करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीलॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।